तो बेटा जिन बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये थ्योरम भी पेपर में सेक्शन बी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब पेपर में आ सकती है, तो इस थ्योरम को ध्यान से समझेंगे। कहता एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, स्पेलिंग सही कर लो बेटा, साइक्लिक, CYCLIC। क्या कहता है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो बेटा इतने इतने पार्ट को समझो, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पास इतनी थ्योरम हर बार आती है। एक बार पढ़ेंगे, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मतलब हमें जो पहला ग्रुप दे रखा है वो साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, और उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी, इमेज मैंने आपको कल भी बताया था सेकंड सेट को बोलते हैं। तो बेटा जो सेकंड सेट होगा उसको हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। और मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें जनरेटर ढूंढ दो। अगर आपने उस ग्रुप में जनरेटर ढूंढ दिया और तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और जनरेटर किसको कहा था? कोई ऐसा एलिमेंट उसी ग्रुप में से ढूंढो जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर उस सेट के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं, उस सेट के सारे एलिमेंट बन जाएं। तो फिर बेटा उस चीज़ को क्या कहते हैं? जनरेटर। और जनरेटर मिलते ही उस ग्रुप को क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप। तो पहला ग्रुप हमें साइक्लिक दिया हुआ है, उसकी जो इमेज यानी जो सेकंड सेट होगा उस सेकंड सेट को हमें साइक्लिक प्रूव करना है। और वो इमेज उसने दे रखी है कि वो होमोमॉर्फिक इमेज है। इसका मतलब जो फंक्शन डिफाइन होगा वो ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कल भी हमने इस तरीके की एक थ्योरम की थी जिसमें यहाँ पर अबेलियन और अबेलियन था। तो पहला ग्रुप अबेलियन था और दूसरे को अबेलियन प्रूव करना था। आज पहला ग्रुप साइक्लिक है और दूसरे को साइक्लिक प्रूव करना है। तो दोनों में से कोई एक थ्योरम पेपर में आएगी, तो बड़े आराम से और ध्यान से आप करके जा सकते हो। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले देखो, पेपर में इतना ही स्टेटमेंट आएगा, तो अंडरस्टूड है कि आपको दो चीज़ें पहले ग्रुप लेकर चलनी है। तो बेटा जी और जी डैश आपने दो ग्रुप लेकर चले। एफ एक होमोमॉर्फिज्म, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज की बात कही गई है, तो एफ फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। जी ऑन टू जी डैश, इस तरीके से लिखने का मतलब एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी रखता है और ऑन टू की भी प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि उसने बोला है होमोमॉर्फिक इमेज लेना है। और जब भी कोई सेकंड सेट होमोमॉर्फिक इमेज होता है तो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू होता है। तो एफ जो फंक्शन है वो हम लेकर चले हैं होमोमॉर्फिज्म जी ऑन टू जी डैश, मतलब ऑन टू भी है। तो देन आप कह सकते हो कि जी डैश हमारा किसका काम कर रहा है? होमोमॉर्फिक इमेज। किसकी होमोमॉर्फिक इमेज? जी की। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है? जी डैश इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। इतने इतने का हम डायग्राम बना देते हैं। तो बेटा एक तो मैंने जी सेट बनाया, एक मैंने जी डैश सेट बनाया। बेटा जी सेट तो हमें साइक्लिक दे रखा है। अब जी सेट अगर हमें साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो इसमें पक्की बात है कोई ना कोई जनरेटर होगा। तो मैंने इस जी नाम के साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का नाम ए रख दिया, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के दिखा दिए कि ए की पावर 1 करने पर ए मिल रहा है, ए की पावर 2 करने पर ए स्क्वेयर, ए की पावर 3 करने पर ए क्यूब, ऐसे ही ए की पावर 4, ए की पावर एन। तो आप देख सकते हो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ए की अलग अलग पावर करने पर इस सेट के सारे एलिमेंट बन रहे हैं। और ये तो हम मानकर ही चलेंगे क्योंकि हमें पहला ग्रुप साइक्लिक दे रखा है, तो उसमें कोई ना कोई तो जनरेटर होगा। तो मैंने इसके जनरेटर का नाम ए रख दिया और ए के हिसाब से सारे एलिमेंट जनरेटर कर दिए। अच्छा, एफ फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइन है, और इस तरीके से डिफाइन है कि एफ फंक्शन हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है और ऑन टू दे रखा है। बेटा अगर ऑन टू दे रखा है तो सेकंड सेट में सारी इमेजेस की यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो फंक्शन बनता कब है? एफ ए स्क्वेयर, एफ ए क्यूब, एफ ए की पावर 4, ऐसे ही एफ ए की पावर एन, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। अच्छा, इस जी डैश सेट को थ्योरम के अंदर क्या बोला गया है? होमोमॉर्फिक इमेज। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जी डैश साइक्लिक, ये जी डैश जो ग्रुप हो वो कौन सा ग्रुप हो? साइक्लिक। ये हमें प्रूव करना है, और इसके लिए हमें इसमें एक जनरेटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक जनरेटर। जनरेटर का मतलब इन्हीं में से कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर ये सारे एलिमेंट बन जाएं। तो बेटा वैसे बता देता हूँ कि इसके अंदर जनरेटर कौन बनेगा? एफ ए, ये वाला एलिमेंट मैं जनरेटर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो भी आपको थ्योरम के अंदर दिखाते हैं। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ये दिखाएंगे कि इसके अंदर भी जनरेटर है जिसका नाम एफ ए है।
और अगर मैंने इसमें जनरेटर ढूंढ दिया तो ये भाई साहब कौन सा ग्रुप हो जाएंगे, साइक्लिक ग्रुप। तो प्रूव हो जाएगा कि जो होमोमॉर्फिक इमेज वाला सेट है, ये कौन सा सेट है, होमोमॉर्फिक इमेज, किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। तो ये खुद भी क्या होती है, साइक्लिक। तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो बेटा लिखने का तरीका देखते हैं। हाँ जी, जी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है साइक्लिक, और प्रूफ क्या करना है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ये डैश हटा दो बेटा, इज आल्सो साइक्लिक। तो जी की होमोमॉर्फिक इमेज कौन है, जी डैश। तो हमें जी डैश को साइक्लिक प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं हम, दैट इज टू प्रूव, हमें किसको साइक्लिक प्रूव करना है, जी डैश को। इस भाई साहब को हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है बुला लिया, जी मुझे साइक्लिक गिवन है, तो मैंने लिखा सिंस दिया हुआ है जी इज साइक्लिक। सिंस का मतलब होता है क्योंकि जी हमें क्या दिया हुआ है, साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक है तो इसमें कम से कम एक जनरेटर तो होगा, तो एटलीस्ट वन जनरेटर इन जी। और मान लेते हैं उस जनरेटर का नाम क्या है, तो सपोज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी इज ए। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि मैं जी नाम के साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर किसको मान लूंगा, ए को। तो इसके एलिमेंट किस तरीके से दिखेंगे जी में, ए की पावर 2, ए की पावर 3, मतलब ए की अलग अलग पावर करते रहेंगे तो इस सेट के सारे एलिमेंट जनरेटर हो जाएंगे। अब आगे ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, यहां पर लिखा हुआ है ये एलिमेंट्स ऑफ होमोमॉर्फिक इमेजेस कैन बी रिटन एज, क्या लिखा हुआ है ये, एलिमेंट्स ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज इज कैन बी रिटन एज। होमोमॉर्फिक इमेज के बेटा, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब इन सब पे एफ एफ लगाते जाओ तो ये इनकी इमेजेस बनती जाएगी एलिमेंट्स की। तो लिखा मैंने किस टाइप के दिख रहे हैं जी डैश में एलिमेंट, एफ ए स्क्वायर, एफ ए क्यूब, अप टू एफ ए की पावर एन। अब मुझे टास्क क्या करना है, मुझे इसके अंदर ढूंढना है जनरेटर। तो मैंने ना इसका सबसे पहला एलिमेंट एफ ए बुला लिया। एफ ए तो एफ ए ही है, सोचो पहला एलिमेंट भी लिख के दिखाना चाहो तो यहां पर बीच में एक लाइन ऐड कर सकते हो नाउ करके, कि देखो एफ ए को, जो एफ ए पहला एलिमेंट है इस ग्रुप का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ए की पावर 1, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है। तो बेटा इसका मतलब एफ ए जो एलिमेंट है उसकी पावर 1 करने पर कौन सा एलिमेंट बन गया, एफ ए। तो ये एलिमेंट बन गया। अब मैंने एफ ए स्क्वेयर इस एलिमेंट को बुला लिया। बेटा ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए, और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को ए पे अलग और एफ को इस ए पे अलग, तो एफ ए इंटू एफ ए। और रीजन साइड में लिखना है, ये रीजन यहाँ मत लिखना, यहाँ पर साइड में करके लिख देना क्या, कि एफ अपने को होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो इसका मतलब एफ को इस ए पे अलग, इस ए पे अलग। तो ये स्टेप कर दिया। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी एफ ए है, ये भी एफ ए है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ए की पावर 2। अब ध्यान से देखो, एफ ए एलिमेंट जो कि इस साइक्लिक ग्रुप में था, ये देखो ये रहा, इसकी पावर 2 करने पर, इसकी पावर 2 करने पर कौन सा एलिमेंट बन रहा है, एफ ए स्क्वायर। तो ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया, यानी एफ ए की पावर 1 करने पर एफ ए बन गया, एफ ए की पावर 2 करने पर एफ ए स्क्वायर बन गया, मतलब ये 2 पावर अंदर आ गई। ऐसे ही एफ ए क्यूब को बुला लिया। बेटा ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए, क्योंकि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर साइड में लिख देना, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को इस ए पे अलग, इस ए पे अलग, इस ए पे अलग, 4 एलिमेंट हो तो चारों पे एफ एफ अलग हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म ये कहता है। अच्छा इस पूरे को क्या लिख सकते हो, एफ ए की पावर 3। तो आप ध्यान से देखो, एफ ए नाम का एलिमेंट जो कि जी डैश में है उसकी पावर 3 करने पर एफ ए क्यूब बन गया, यानी ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया। सिमिलर वे में आप कह सकते हो कि ये एलिमेंट भी जनरेट हो जाएगा जब हम एफ ए की पावर क्या करेंगे, एन। तो बेटा इसका मतलब एफ ए नाम का एलिमेंट इस जी डैश में क्या हो गया, जनरेटर। तो मैंने लिखा ये सारी लाइनें अबव शो दैट, ये ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, एफ ए इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी डैश। तो हमने जी डैश के अंदर एक जनरेटर ढूंढ दिया जिसका नाम क्या है, एफ ए। और अगर किसी भी ग्रुप में जनरेटर मिल जाता है तो बेटा वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो हमने लिखा सो जी डैश कैसा ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप। तो पूरी लाइन ये क्या लिखी हुई है वापस पढ़ देता हूँ, अबव शो दैट एफ ए इज द जनरेटर ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज ग्रुप जी डैश, यानी जी डैश जो कि होमोमॉर्फिक इमेज था उसके अंदर हमने क्या ढूंढ दिया, जनरेटर। और अगर किसी ग्रुप में जनरेटर ढूंढ दोगे तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। अब नीचे आप लाइन लिख सकते हो, सो एवरी homomorphic image of cyclic group is cyclic।
तो इस तरीके से बेटा आप ये थ्योरम भी अच्छे से करके जा सकते हो। बहुत ही सिंपल थ्योरम थी, आपको बस सेकंड सेट के अंदर जनरेटर ढूंढना था, जो बड़े आराम से हम लोगों ने ढूंढ दिया। बेटा नेक्स्ट थ्योरम है हमारे नोट्स में सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये आई तो नहीं हुई पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। छोटी सी थ्योरम है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो देखते हैं। तो बेटा इस थ्योरम का नेम है सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। पेपर में हो सकता है स्टेट एंड प्रूव सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म नाम से क्वेश्चन आए, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रख के जाना पड़ेगा। और अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया फिर तो बस आपको डेरिवेशन करना है। तो स्टेटमेंट सुने, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोशिएंट ग्रुप। एक तरफ तो आपको जी नाम से ग्रुप लेकर चलना है, एक तरफ आपको कोशिएंट ग्रुप लेकर चलना है। थोड़े दिन पहले भी हमारी एक डेफिनेशन में कोशिएंट ग्रुप की बात हुई थी। तो बेटा एक तरफ तो हम ग्रुप लेकर चलेंगे, एक तरफ हम कोशिएंट ग्रुप, और ग्रुप से कोशिएंट ग्रुप में जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके अंदर क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक इमेज। तो बेटा अगर हमें कोशिएंट ग्रुप को होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करना है तो बेटा उसमें 2 बातें प्रूव करनी है, ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म। तो वो हमने करके दिखाया हुआ है इस थ्योरम में, तो जल्दी से हम रीड आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चले, ग्रुप, तो जिसका नाम क्या रख दिया, जी। अब हम एच एक क्या लेकर चले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, किसका, जी का। ये क्यों लेकर चले हैं, क्योंकि मेरे को कोशिएंट ग्रुप बनाना है और कोशिएंट ग्रुप के लिए नीचे वाली चीज़ का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है। तो बेटा मैं एच लेकर ही चला हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो देन जी अपॉन एच, हाँ जी थोड़े दिन पहले भी बताया था, इस चीज़ को आप कोशिएंट ग्रुप बोलते हो। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये पूरा का पूरा सेट, तो नीचे एच लिखा है तो ये पूरा का पूरा एच इंटू जी से मांगे हुए एलिमेंट। तो बेटा जी से मैंने एक्स टाइप के एलिमेंट मांगे हैं, जहाँ पर एक्स मैंने कहाँ से मांगा है, जी से। तो बेटा जी अपॉन एच को ही कोशिएंट ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कोसेट्स की कलेक्शन होती है। कोसेट टॉपिक भी आपको अगर टाइम मिला तो करवाएंगे जरूर बेटा। तो इन्हें कोसेट्स बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कोसेट। कोसेट 2 टाइप के होते हैं, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। राइट कोसेट कब बोलते हैं, जब जी वाला एलिमेंट आपने राइट साइड लिखा है। अब देखो ये जी वाला एलिमेंट जो एक्स है वो मैंने यहाँ पर मेरे राइट हैंड की तरफ लिखा है, ये एक्स देखो सिर्फ एक्स मैंने मेरे राइट हैंड की तरफ लिखा है, तो इसलिए इसको कौन सा कोसेट बोलेंगे, राइट कोसेट। आप चाहो तो लेफ्ट कोसेट भी लिख सकते हो। तो कोशिएंट ग्रुप कलेक्शन होती है कोसेट्स की, चाहे लेफ्ट वाले लिख लो चाहे राइट वाले लिख लो। अब आगे क्या कहते हैं, इट कैन बी प्रूव दैट जी इज साइक्लिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिफाइन। इस लाइन का मतलब समझो बेटा, जी अपॉन एच जो कोशिएंट ग्रुप है वो एक प्रॉपर्टी रखता है। तो ये लाइन चाहिए आप बीच में मत भी लिखना, सीधा लिख देना सच दैट। इसके बाद आप सीधा लिख देना सच दैट क्या, तो ये लाइन स्किप कर सकते हो आप। इसके 2 एलिमेंट बुला लो, तो जी अपॉन एच के 2 एलिमेंट बुलाओगे तो एच एक्स और एच वाई। एच को चेंज नहीं कर सकते आप, एच तो एच ही रहेगा। तो 2 एलिमेंट बुलाए एच एक्स और एच वाई, और ये प्रॉपर्टी होती है कि एक एच खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एच एक्स वाई। इसको हमने दे दिया कुछ भी समीकरण, देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, वैसे बता दिया आपको कि ये कोशिएंट ग्रुप की ही प्रॉपर्टी होती है। अब बेटा हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कौन सा, एफ नाम से, कहाँ से कहाँ, जी से जी अपॉन एच। ये कुछ भी नहीं है, जी से जी अपॉन एच। बेटा जी में किस टाइप के एलिमेंट है, देखो एक्स वाई टाइप के, और जी अपॉन एच में किस टाइप के हैं, एच एक्स एच वाई। तो ये हमारा ग्रुप है और ये हमारा कोशिएंट ग्रुप। और हमने एफ फंक्शन डिफाइन किया है, कहाँ से कहाँ, तो उसने लिखा लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, यानी फंक्शन जिसका नाम क्या लिखा, एफ, कहाँ से कहाँ, जी से जी अपॉन एच। और आपने अभी तक की क्लासेस में इतना तो सीख ही लिया है कि एफ जब एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एच एक्स। तो एफ जब एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एच एक्स, जहाँ पर एक्स किसका एलिमेंट है, जी का। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें थ्योरम में प्रूव क्या करना है, होमोमॉर्फिक इमेज। तो हमें 2 बातें प्रूव करनी रहेगी, ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं बेटा इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले बताऊँ मुझे फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया था कि जब एफ एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एच एक्स, इसको दे दिया समीकरण 1। ऐसे ही जब एफ वाई पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एच वाई, तो एफ वाई पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एच वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं, तो आप बीच में एक लाइन ऐड कर सकते हो, टू प्रूव। सबसे पहले मैं एफ फंक्शन को क्या प्रूव कर रहा हूँ, होमोमॉर्फिज्म। बेटा होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हो। हमें क्या शो करना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है तो एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। इधर मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूं, बेटा यहाँ पर एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि पहला सेट, आप अगर डायग्राम देखो ध्यान से,
जो इस थ्योरम के अंदर डायग्राम बनाया है उसके अंदर देखो पहले सेट में किस टाइप के एलिमेंट है एक्स वाई, इसलिए मैं प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर मान लो इसमें एलिमेंट होते एच एक्स एच वाई टाइप के तो मैं प्रॉपर्टी प्रूव करता एफ एच एक्स एच वाई इज इक्वल टू एफ इस एच एक्स पे अलग और एफ इस एच वाई पे अलग। तो पहले सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपने इस तरफ लिखते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्स और वाई है तो मेरे को प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए ये बात याद रखना कि आपको पहले सेट के एलिमेंट्स को देखना होता है। तो फिलहाल मैंने LHS बुला लिया बेटा एफ एक्स वाई को सोचो समीकरण 1 का यूज़ करें। अगर एफ एक्स बराबर एच एक्स है तो एफ एक्स वाई बराबर क्या होगा एच एक्स वाई। तो बेटा एफ एक्स वाई को क्या लिखोगे एच एक्स वाई। रीज़न लिख दो यहाँ पर यूजिंग 1, ऊपर आपको ये समीकरण 1 दिख रही है, इसका यूज़ करके आप ये बात कह सकते हो। फिर मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्वोशिएंट ग्रुप की, मैं यहाँ लिख देता हूँ एच एक्स एच वाई को आप लिख सकते हो एच एक्स वाई। तो एच एक्स वाई को लिख सकते हो एच एक्स इंटू एच वाई। तो आपने एच एक्स वाई को लिख दिया एच एक्स इंटू एच वाई। अब एच एक्स का मान समीकरण 1 में देखो कितना है एफ एक्स और एच वाई का मान समीकरण 2 में कितना है एफ वाई। तो बेटा एफ एक्स वाई किसके बराबर आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। कुल मिलाकर आपने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो आप कह सकते हो कि एफ फंक्शन कैसा हो गया होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज की बात चल रही है तो हमें ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। तो नाउ वी विल प्रूव, तो ये टू प्रूव है, सिद्ध करना है हमें एफ फंक्शन कैसा हो ऑन टू। अब बेटा ये काम सीख लो आज की क्लास में। बेटा ऑन टू जब भी हमारे पास दोनों तरफ इनफाइनाइट सेट हो, देखो ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें एक्स वाई जेड एंड सो ऑन बहुत सारे एलिमेंट है, ऐसे इसमें एच एक्स एच वाई एच जेड और भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो बेटा जब भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना हो और सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो हम कभी भी ऑन टू प्रूव नहीं करते, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं और बोल देते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू की तरह इस तरीके से बिहेव करेगा। तो किस तरीके से लिखते हैं स्टेटमेंट, पहले तो ऑन टू का सिंपल भाषा में मीनिंग समझो। बेटा ऑन टू का मतलब होता है सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें यहीं लिख के दिखा रहा हूँ, उधर से तुम बाद में देख लेना, मैं यहीं तुम्हें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी सिखा रहा हूँ। ऑन टू हमेशा के लिए सीख लो, आगे की थ्योरमों में भी प्रूव करना रहेगा, तो आपको बस लिखने का तरीका आना चाहिए। आप ऑन टू प्रूव करने के लिए बस एक स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, जो भी सेकंड सेट में एलिमेंट जिस टाइप के भी दिखते होंगे, जैसे इसमें किस टाइप के एलिमेंट है एच एक्स, तो आप एच एक्स लिखो, इसके आगे लगा दो फॉर ऑल का साइन, मतलब आप इस सेट के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्योंकि ऑन टू का मतलब होता है इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो आपने इसका कोई एलिमेंट बुलाया और उसके आगे फॉर ऑल लगा दिया, और ये एलिमेंट बुलाया किस सेट से, सेकंड सेट से। फिलहाल इस थ्योरम में सेकंड सेट का नाम चल रहा है G/H। उसके बाद आपको लाइन लिखनी होती है देन देयर एग्जिस्ट, देयर की स्पेलिंग THEIR, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, बेटा एलिमेंट किस में देखोगे पहले सेट में, क्योंकि ऑन टू का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंटों के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा यहाँ पर प्री इमेज का नाम क्या है एक्स, और वो किस सेट से लिया आपने, पहले सेट से। सच दैट में आपने जो भी फंक्शन डिफाइन किया होता है, एफ जब एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा एच एक्स, एफ जब एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा एच एक्स, और लिख दोगे एफ फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। बेटा ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो आप कह दोगे कि ये सेट जो है क्वोशिएंट ग्रुप जो है वो कौन सी इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज, किसकी, ग्रुप जी की। तो इसे ही बोलते हैं सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर इसमें आज एक नया कंसेप्ट आपने क्या सीखा है, ऑन टू। तो बेटा ये थोड़ा सा मैं करेक्शन के साथ लिखवा देता हूँ, यहाँ पर तो लगाओगे फॉर ऑल का साइन, कि सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स जो आपने सेकंड सेट से लिए हैं उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट का नाम एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पहले सेट जी से, सच दैट एफ एक्स बराबर एच एक्स, और एफ फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि आपने क्या शो किया है, एफ होमोमॉर्फिज्म है प्लस ऑन टू है, तो इसका मतलब G इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप G/H। तो G/H और G आपस में होमोमॉर्फिक इमेज रखते हैं। तो बेटा यहाँ हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में हम एक थ्योरम और करेंगे, छोटी सी एक थ्योरम करवा देता हूँ।
जैसे कि ये थ्योरम देख लो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास, तो एग्जाम्पल करके है आपकी बुक में, जब देखोगे तो मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लेते हैं। कुछ इसमें आपको आज नया सीखने को मिलेगा कि वन वन फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। तो क्या कहता है, m इज़ अ फिक्स्ड इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो बेटा m कोई ना कोई फिक्स पूर्णांक है, हो सकता है m की वैल्यू 2 हो सकता है 3 हो, कोई ना कोई इंटीजर होगी, और वो भी फिक्स, मतलब m को चेंज नहीं कर सकते। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि m के पैरों में 1 या 2 लगाने की परमिशन नहीं है, m को पूरी थ्योरम में m ही रहने देंगे, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या कहता है, देन शो दैट द फॉलोइंग मैपिंग इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G ऑन टू MZ। अब बेटा हमें जो 2 सेट दिए हैं, आज हमें G और G डैश नहीं दिए, एक सेट का नाम दिया हुआ है Z का मतलब इंटीजर्स की कलेक्शन, और दूसरे सेट का नाम है MZ, यानी Z जो इंटीजर है उसको एक फिक्स इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, और यहाँ से यहाँ जो फंक्शन डिफाइन करोगे उसको आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और बेटा आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने का मतलब 3 बातें, वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। मैंने आपको पहले दिन काफ़ी सारी डेफिनेशन लिखवाई थी। अच्छा, ये लाइन क्या लिखी है वो हम डायरेक्ट खुद समझेंगे, ना भी देता तो हम समझ जाएंगे। तो मेन आपको इस क्वेश्चन में बस इतना दिया हुआ है कि m कोई फिक्स्ड इंटीजर है, और जो फंक्शन डिफाइन किया है वो z से mz में। तो पहले तो इतने का डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा एक तरफ z लिया और एक तरफ mz, और फंक्शन f डिफाइन किया z से mz में। अब मान लो z में इंटीजर्स हैं, तो माना x टाइप का इंटीजर है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। फिर f जब इस इंटीजर पे लगेगा तो किसके एलिमेंट बनेंगे, mz। अब बेटा mz में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जो भी z में एलिमेंट होंगे, z में किस टाइप के एलिमेंट है, x, तो z में किस टाइप के एलिमेंट है, x, उन सब का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से। तो बेटा इधर एलिमेंट की शक्ल होगी mx। तो फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, f जब x पे लगेगा तो क्या मिलेगा, mx। तो f जब x पे लगेगा तो क्या मिलेगा, mx। तो ऊपर क्वेश्चन में यही डिफाइन किया हुआ था कि f z प्लस, अच्छा एक क्वेश्चन में इधर देख के इस लाइन को ये इसलिए दे रहा है क्योंकि अपने को ऑपरेशन नहीं पता था, इस क्वेश्चन में ऑपरेशन प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो आपको इसका भी प्लस दिया हुआ है ऑपरेशन, और इसका भी प्लस, यानी आपको इधर भी ऑपरेशन प्लस दिया हुआ है, इधर भी ऑपरेशन प्लस। और फंक्शन क्या कह रहा है कि f जब x पर लगेगा तो क्या मिलेगा, mx। तो f जब x पर लगेगा तो क्या मिलेगा, mx, जहाँ पर x कहाँ से आ रहा है, z से, कोई ना कोई इंटीजर। करते हैं स्टार्ट। बेटा f आपको मैपिंग दे रखी है z से mz में, m आपको क्या दे रखा है, फिक्स्ड इंटीजर। फंक्शन आपको डिफाइन करके दे रखा है, f z से mz में डिफाइन है, और इस तरीके से डिफाइन है कि f जब x पर लगेगा तो क्या मिलेगा, mx। अब आपको प्रूव क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म। तो बीच में आप एक लाइन लिख सकते हो इस डायग्राम के बाद, टू प्रूव f भाई साहब को हमें क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म। और बेटा आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमें f फंक्शन को प्रूव करना है वन वन। f को क्या प्रूव करना है, वन वन। वन वन का एक नाम और भी है, इंजेक्शन। तो बेटा आप f को वन वन प्रूव करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए नया है, तुमने आज तक कभी वन वन प्रूव करना नहीं सीखा। पहले मतलब समझते हैं वन वन का। बेटा वन वन का मतलब होता है कि अगर आपके एक एलिमेंट की एक इमेज, तो जब भी क्वेश्चन में वन वन प्रूव करना होता है तो आप है ना 2 इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे। आप 2 इमेजेस क्या लेकर चलोगे, इक्वल। अब सोचो आपने इस सेट के अंदर कोई भी 2 इमेजेस को इक्वल लेकर चल लिया, तो इसका मतलब कितनी इमेज है, एक। और अगर हमें फंक्शन वन वन प्रूव करना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कितना होना चाहिए, एक। तो इसका मतलब हमें जो इमेजेस बराबर लेकर चले हैं उनके अंदर वाले एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। जिससे अगर इमेज एक है यानी एक ही एलिमेंट है, तो कोरस्पॉन्डिंग इमेज भी कितनी, प्री इमेज भी कितनी है, एक। इसका मतलब एक का एक से रिलेशन। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में वन वन प्रूव करना हो, आप सेकंड सेट की 2 इमेजेस को इक्वल लेकर चलो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट में एलिमेंट होंगे उनको इक्वल प्रूव कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इमेज एक है यानी एक ही एलिमेंट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन वन वन प्रूव हो जाएगा। तो लिखते हैं एफ फंक्शन को क्या प्रूव करना है, वन वन। अब इतनी लाइनें देखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ये सब तुमने ऊपर लिखा हुआ है, तुम तो डायरेक्ट कंसेप्ट समझो, मैं यहाँ से समझाता हूँ। बेटा आप 2 इमेजेस इक्वल लेकर चल लो, तो इसमें इमेज कैसी दिखती होगी, देखो f जब x पे लगेगा तो एफ एक्स टाइप का एलिमेंट बनेगा, इसी तरीके से y होगा तो एफ वाई टाइप का एलिमेंट होगा। तो आप 2 इमेजेस इक्वल लेकर चल पड़े। अब इसने y नाम से ना लिखकर x2 नाम से लिख दिया, तो fx2। तो आप fx1 बराबर क्या लेकर चले, fx2। ये 2 इमेजेस साइड में लिख लो, 2 इमेजेस बराबर लेकर चलो।
दो इमेजेस इक्वल लेकर चलो, ये कंसेप्ट है 1 1 प्रूव करने का। और ये जो अंदर वाले एलिमेंट है ये बराबर प्रूव करने हैं, क्योंकि x1 x2 किसके एलिमेंट है, पहले सेट के। तो अगर इमेजेस एक है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, एक। तो मैं डायग्राम थोड़ा बढ़िया सा बना के देता हूँ आपको। ये कोई z प्लस सेट है, ये कोई f फंक्शन है, ये कोई mz प्लस सेट है। इसमें अगर x1 x2 टाइप के एलिमेंट है तो इसमें fx1 होगा, fx2 होगा, पर उसकी शक्ल किसके बराबर होगी, mz का मतलब z के एलिमेंटों का m से मल्टीप्लाई, तो x1 का m से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा mx1, ऐसे ही mx2। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलो और प्रूव करो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग ये जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, मतलब ये वाले, इनको भी इक्वल प्रूव कर दो। तो इसका मतलब अगर इमेज एक है तो एलिमेंट भी कितना है, एक, तो एक की एक से मैपिंग, तो फंक्शन 1 1 हो गया। तो बेटा आप हमेशा इमेजेस बराबर लेकर चलो। तो मैं fx1 बराबर क्या लेकर चल पड़ा, fx2। अब fx1 का मान कितना है, fx1 का मान है mx1, तो रख दिया, और fx2 का मान कितना है mx2। m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2, और यही मुझे प्रूव करना था। तो बेटा फंक्शन क्या प्रूव हो गया, 1 1। अब सेकंड हमें प्रूव करना है f फंक्शन को ऑन टू। अब f फंक्शन को अगर ऑन टू प्रूव करना है तो ये लाइनें तो आप वापस चाहो तो लिख सकते हो जो फंक्शन आपने डिफाइन किए हुए हैं, नहीं तो सीधा लिखना सिखाया है। बोलो, यहीं पर करवा रहा हूँ, नोट्स में से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ो। इसके फॉर ऑल, अब चाहिए ये लिख दो चाहिए ये लिख दो, एक ही बात है। तो फॉर ऑल fx1 कहाँ से लिए आपने, mz से। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एलिमेंट बेटा पहले सेट में जो कि x1 है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से, सच दैट जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया होता है fx1 पर लगेगा तो क्या मिलेगा, mx1, fx1 पर लगेगा तो क्या मिलेगा, mx1, तो फंक्शन क्या बोल दोगे, ऑन टू। बस ये लिख देना आप लाइनिंग, सबसे इजी वे है ऑन टू को प्रूव करने का। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म करना है तो थर्ड प्रॉपर्टी और प्रूव करनी है, होमोमॉर्फिज्म, तो मैं यहीं करवा देता हूँ आपको। तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एफ फंक्शन को क्या प्रूव करना है मुझे, होमोमॉर्फिज्म। अभी सीखा है, होमोमॉर्फिज्म करना होता है तो आप पहले सेट के एलिमेंट बुलाते हो। पहले सेट के एलिमेंट क्या है, x1 x2, एफ x1 x2। और जिस दिन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था आपको बताया था बेटा इन दोनों के बीच में वो ऑपरेशन लगाओगे जो पहले सेट में दे रखा होगा। अभी तक जितनी थ्योरम में की थी मल्टीप्लाई था, इसलिए हम कुछ नहीं लगाते थे, पर अब की बार प्लस दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे इनके बीच में, प्लस। तो आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है होमोमॉर्फिज्म की। बराबर क्या लेकर आओगे, एफ x1 पे अलग x2 पे अलग। हर बार तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिखता था दोनों को, पर अब की बार बीच में बेटा सेकंड सेट का ऑपरेशन भी क्या है, प्लस, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, प्लस। अब आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, अगर ये कर पाए तो एफ फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। मैंने LHS बुला लिया, LHS बोलो क्या दिया हुआ है, एफ x1 प्लस x2, यहीं पर ही सीख लो पूरी थ्योरम। अच्छा ध्यान से देखो, आपने डिफाइन किया है एफ x1 का मान mx1, तो सोचो एफ x1 प्लस x2 बराबर क्या आएगा, mx1 प्लस x2। तो बेटा आप कह सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ, ये मेरी समीकरण 1 है, एफ एक्स बराबर mx। तो सोचो एफ x1 प्लस x2 क्या आएगा, mx1 प्लस x2। m को तो चेंज कर ही नहीं सकते ना, तो समीकरण 1 से mx1 प्लस x2, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो mx1 प्लस mx2। फिर से समीकरण 1 लगा दो इसमें, mx1 क्या लिखोगे, fx1, ऐसे ही mx2 क्या लिखोगे, fx2। ये हमें प्रूव करना था बेटा। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, तो एफ फंक्शन क्या प्रूव हो गया, होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरीके से आप ये थ्योरम पूरी कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत ही इजी है। तो मैं ऐसे ही वीडियो बस थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको, चीज़ यही प्रूव कर रखी है। तो बेटा एफ फंक्शन जो है वो आपका क्या प्रूव हो गया, होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरीके से आप यहाँ तक ये थ्योरम कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने लिखवाया एज इट इज़ वो लिख लो, वो भी थ्योरम प्रूव करने का तरीका है। तो यहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बचा, पर जो बचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन C में बिल्कुल उसका क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ओके, कल की क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू क्लास।